आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, और हम आ चुके हैं इसमें लेक्चर नंबर 9 पर। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करे, ठीक है, और देख लेते हैं आज का यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज रक्त दाब से हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। बात करी जाए अब से पहले क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हो आप, पोषण को जान चुके हो, पौधों में पोषण कैसे होता है, मानव पाचन तंत्र को जान चुके हो, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं श्वसन हो गया, परिसंचरण हम लोगों ने स्टार्ट किया जहां पे रक्त को जाना क्या होता है, साथ ही साथ हमने हृदय की कार्य विधि और उसकी संरचना को जाना। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की बारी है और यहीं पर आ जाता है आपका रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। ओके, फिर हम जब रक्तदाब को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे दोहरा परिसंचरण पर। नेक्स्ट आएगा धमनी और शिरा में अंतर, साथ ही साथ रुधिर और लसिका में अंतर। याद रखिएगा ये अंतर जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर साल रिपीट पर यहां से क्वेश्चन होता है, और क्विज यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे किससे? रिवीजन से। तो सबसे पहले एक बार बता देती हूँ, हृदय हम लोगों ने पढ़ा था। हृदय क्या है भाई आपका? ठीक है, काम क्या है? रक्त को पंप करता है। क्या करता है भाई? ये रक्त को पंप करने का इसका कार्य है। क्लियर है? रक्त को पंप करता है। अब यहीं पे हृदय में क्या पाए जाते हैं? कोष्ठ पाए जाते हैं। यहां पे पाए जाते हैं आपके 4 कोष्ठ। कौन कौन से थे भाई आपके? बिल्कुल, यहां पे था आपका दायां अलिंद, क्लियर, आपका बायां अलिंद, ओके, दायां अलिंद, बायां अलिंद, वहीं पे दायां निलय और बायां निलय, यानी कि 2 तो अलिंद हो जाते हैं और साथ ही साथ हो जाते हैं 2 निलय, यानी कि भाई यहां पर आ गया आपका बायां निलय। क्लियर? चलो, 4 कोष्ठ हो गए पूरे। और मैंने बताया था कि दाएं वाले भाग में कौन सा रुधिर होता है? फटाफट से, बिल्कुल देखो बच्चों, यहां पर होता है अशुद्ध रुधिर। क्लियर? जबकि जो बायां वाला जो भाग होता है यहां पर होता है आपका शुद्ध रुधिर। क्लियर है? चलो, और शुद्ध रुधिर कौन सा होता है? जहां पे ऑक्सीजन होती है, यानी कि O2 वाला, जबकि जो अशुद्ध रुधिर होता है वो होता है कौन सा? CO2 वाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। इतनी चीज क्लियर है? अब एक बार डायग्राम पे आ जाओ, फटाफट से रिवाइज कराऊंगी, इसकी कार्यविधि को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। देन हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। होता क्या है कि भाई महाशिरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से क्या लेकर आती है? अशुद्ध रुधिर को लाएगी हृदय में, ताकि वो क्या हो सके? ताकि वो शुद्ध हो सके, ठीक है। तो महाशिरा क्या कर रही है भाई? शरीर के विभिन्न अंगों से क्या लेकर आ रही है? अशुद्ध रुधिर को। और अशुद्ध रुधिर कहां पर आ रहा है? दाएं अलिंद में आ रहा है, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो कहां पर आ रहा है? दाएं अलिंद में। और मैंने बोला है जिसमें का यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो कैसा दिखता है? नीला। इसीलिए यानी कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि जहां पर ब्लू कलर है यानी कि नीला रंग है, वो कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर। ओके, अब दाएं अलिंद से वो कहां जा रहा है बच्चा? दाएं नीले में जा रहा है। दाएं नीले से कौन? जो फुफ्फुस धमनी होती है वो क्या करती है? यहां से इस अशुद्ध रक्त को ले जाएगी। कहां पर ले जाएगी? बिल्कुल, वो लेकर जाती है इसको फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़े क्या करते हैं? हाँ जी, फेफड़े क्या कर रहे हैं भाई? अशुद्ध रुधिर को शुद्ध में बदल देते हैं। किसको? अशुद्ध रुधिर को शुद्ध में, ठीक है, बदलते हैं। ठीक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई वहां से। अब वो जो O2 वाला रुधिर है यानी कि जो शुद्ध रुधिर है वो कहां पर आता है? बाएं अलिंद में। लेकिन लेकर कौन आ रहा है? फुफ्फुस शिरा लेकर आती है उसको बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से वो जाता है बाएं निलय में, और यहां से फिर महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। इतनी चीज आप पढ़ चुके हो और अच्छे से रिवीजन हो गया है। अब बात आती है यहाँ पे किसकी? आगे बढ़ने की, और आ जाता है आपका रक्त दाब
यानी कि ये ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में आप इसको बोलते हो क्या? बीपी। क्लियर है? यही बोलते हो, है ना, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, और इसको बोला जाता है शॉर्ट में बीपी। क्या होता है, कुछ पता है इसके बारे में? चलिए जानते हैं। हाँ जी, यहाँ पर पॉइंट ये लिखा है कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव, यानी कि रक्त जो है, ब्लड जो है, जिस दबाव के साथ बह रहा है, ठीक है, इसका प्रवाह, प्रवाह क्या होता है? जो वो बह रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। नोट्स स्टार्टिंग से बनाकर चलने हैं। आप में से कुछ के मेरे पास, मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, भाई काफी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं क्या कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग से L1 से स्टार्ट किया है, ठीक, तो आप जब अपने पॉइंट को लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया पोर्शन से, आपने हेडिंग डाली, उसको लिखा, फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़ा आपने उसके बारे में उसी के आगे से लिखा। इस तरीके से आपके नोट्स बनते चले जाते हैं। तो जो हम लेक्चर में डेली पढ़ते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी के नीचे वो टॉपिक लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े, ठीक। तो चलो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन पे थे। सबसे पहले यही बताया गया है कि रक्तचाप, रक्तदाब या इंग्लिश में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी क्या है। तो मैंने बोला महाधमनी, और महाधमनी क्या काम कर रही थी? शरीर के विभिन्न अंगों से, यानी क्या कर रही थी? रुधिर जो था उसको पहुंचा रही थी हृदय से, यानी कि आपका क्या हुआ कि जब शुद्ध रुधिर बाएं नीले से निकला तो महाधमनी ने क्या किया? शरीर के विभिन्न अंगों में वहां पे पहुंचाया। तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह, उनमें रक्त प्रवाह यानी कि रक्त जो बह रहा है उसका दबाव क्या कहलाया जाता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। अब रक्त पर दबाव नीलों के संकुचन से उत्पन्न होता है, यह दबाव प्रकुंचन दाब कहलाता है। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि, ध्यान से सुनिए, आपके पास दो नेम यहाँ पे आएंगे, एक होता है 120 mm Hg, Hg जो होता है ये होता है पारा, क्लियर है। एक होता है 80 mm Hg, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, रक्त पर दबाव नीलों के संकुचन से उत्पन्न होता है, ये दबाव प्रकुंचन दाब, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये कितना होता है? 120 mm Hg होता है। वहीं पर इसी तरह नीलों के शिथिलन या प्रसारण से भी क्या होता है? दबाव वहां पर क्या हो रहा है? उत्पन्न होता है, और इस दबाव को अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर हम लोग इसको कहते हैं। और ये कितना है? 80 mm Hg। आपने सुना होगा कोई बोलते हैं अरे बीपी बहुत ज्यादा लो हो रहा है, बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? बीपी बहुत ज्यादा हाई लो जो हो रहा है, कैसे पता लगता है भाई कितने पे हाई हो गया, कितने पे लो? तो यहाँ पे आपका जो आता है वो आता है 120 mm Hg से 80 mm Hg, क्लियर। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? 120 से अगर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? आपका बीपी हाई है, अगर 80 से नीचे तो आप बोलते हो लो है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे हमारा, भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे, क्या है ये हमारा आपका प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, याद रखना ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके है, किसके लिए? 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नीले क्या था? रक्त पर जब दबाव नीलों के संकुचन से उत्पन्न होता है तो वो प्रकुंचन है, और वहीं पे अब नीलों के शिथिलन से अगर दबाव उत्पन्न होता है वो आपका अनुशिथिलन दाब। और आपका सिस्टोलिक कितना होता है भाई? 120 mm Hg, यानी कि भाई आपका प्रकुंचन दाब, और आपका डायस्टोलिक यानी कि अनुशिथिलन कितना हो जाता है? 80। ये याद रखना है कि प्रकुंचन दाब इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कितना? 120 mm Hg, वहीं पर आपका अनुशिथिलन दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg होता है। क्लियर है ये चीजें अच्छे तरीके से? चलो अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये तो बड़ा देखा देखा लग रहा होगा ना कि भाई ये मैम ये तो हमने कहीं देखा है। ओके सुनो, अब ये पॉइंट हो चुका है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतना होना चाहिए, बता चुकी हूँ, ठीक है। यही रक्तचाप है आपका। अब इसको किससे मापते हैं? अक्सर ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि जो आपका रक्तदाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर,
और हृदय की धड़कन। क्लियर? किस किस में? रक्तचाप में और हृदय की धड़कन जो है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर हम बात करें हृदय की धड़कन को, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के जरिए हम सुनते हैं। क्लियर? और वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं, क्लियर, तो इसको मापा जाता है किससे? स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि रक्तदाब मापी। तो ये भी याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, कि ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाएगा, तो आप बोलोगे स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगर बात करें हृदय की धड़कन, तो आप बोलोगे स्टेथोस्कोप। दोनों में फर्क है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये है आपका, ठीक है। क्या आपने देखा होगा डॉक्टर इसको अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ में इस तरीके से बांधते हैं और इसको अपने हाथ में लेके पंप करते हैं। तो उससे क्या किया जाता है? चेक किया जाता है किसको? ब्लड प्रेशर को। ओके है? चलो, तो पॉइंट एक बार पूरा देख ले फटाफट से कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक, यानी कि प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब जो होता है वो 120/80, यानी कि कितना होता है भाई आपका? 120 आपका क्या हो जाता है? प्रकुंचन दाब। 80 हो जाता है कौन सा? अनुशीतलन। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है बहुत अच्छे से। एक नंबर में बहुत बार आपको ये क्या मिलेंगे भाई? मिलेंगे, एग्जाम में भी मिलेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से। चलो, तो भाई ये चीज तो हो गई है। अब यहां पर आगे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। और हाइपरटेंशन की अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी रक्त वाहिनियां जो होती हैं वो फट जाती हैं। अब रक्त वाहिनियों के अंदर ही तो रक्त बह रहा था, और सोचो वो फट गई तो क्या होगा? ब्लड बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। जिससे क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव होता है। इसके कारण कभी कभी हृदयाघात भी हो सकता है। ठीक है, हृदयाघात यानी कि दिल का दौरा, जब ब्लड सही प्रॉपर मात्रा में कहां तक नहीं पहुंच पाता है? दिल तक, यानी कि आपके हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। क्लियर? तो हृदयाघात क्या है? दिल का दौरा, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाना। तो पॉइंट क्लियर है कि अगर सामान्य से अधिक उक्त रक्त आपका जो बहुत ज्यादा हाई यानी कि उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन की अवस्था में क्या होता है? कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और ब्लड बाहर आता है, जिससे क्या होता है? आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। और इसी वजह से कभी कभी क्या होता है? हृदयाघात भी हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अब हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं रक्त वाहिनियां, ये है क्या? तो धमनी और शिरा में आखिर अंतर क्या है? वापस बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों में कौन सा मिलता है? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर है? तो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि रक्त सीधा अंगों में नहीं जा रहा है, वो कहां पे? रक्त वाहिनियों में बह रहा है ना? और किसमें बह रहा है? रक्त वाहिनियों में। किसमें? धमनी और शिरा में। हमें बहुत अच्छे से पता है धमनियों में कैसा रक्त बहता है? बिल्कुल शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर? क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब वहीं पे शिरा में क्या होता है आपका? अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है इतनी चीज? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन हमें ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि एक धमनी ऐसी भी है जिसमें कौन सा अशुद्ध रक्त बहता है? वो कौन सी है? बिल्कुल वो है हमारी फुफ्फुस धमनी। क्लियर है? और हमें ये भी पता है कि सभी शिराओं में, यानी कि भाई शिराओं में ज्यादातर कैसे बहता है? अशुद्ध। लेकिन एक शिरा ऐसी भी है जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और वो कौन सी है? फुफ्फुस शिरा। क्लियर? बहुत अच्छे से। तो हमें यहीं पे इनके बारे में अंतर जानना है। अब कुछ पॉइंट्स देख लें। चलो, तो धमनी और शिराओं के कार्य यह है कि इन दोनों में ही रक्त का प्रवाह होता है। भाई दोनों में रक्त बह रहा है। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसमें शुद्ध है इसमें अशुद्ध है, हम सिंपल बोल रहे हैं दोनों में रक्त बह रहा है, नहीं बह रहा है? बिल्कुल बह रहा है। लेकिन धमनियों के कार्य यह है कि हृदय से शुद्ध रक्त को कहां पर भाई? मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या कर रही है? वो पहुंचा रही है। जबकि शिरा का कार्य क्या है कि मानव के शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आ रही है। कहां पर? हृदय में। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। चलो,
अब यहां पर पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जिसको पूरा हृदय क्लियर हो गया है वो अंतर आसानी से लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इनमें कम से कम 5 अंतर आप लोग को पता होने चाहिए। 5 से ज्यादा याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं रखने हमें। बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है कि कभी कभी वो 2 अंतर पूछ लेते हैं, या फिर 2 ना पूछ के वो सीधा 5 पूछते हैं। क्लियर? अगर आप 5 से कम लिख कर आते हो, 5 पूछे जाने पर तो मार्क्स कट जाते हैं, 2 तो हर किसी को याद हो जाते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहला क्या बोल रहे हैं धमनी में, कि धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है। आपको पता है धमनियां क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं धमनियां? भाई शुद्ध रक्त को अंगों में पहुंचाती नहीं। याद करो महाधमनी का काम क्या था, वो शुद्ध रक्त को क्या कर रहे थे, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचा रहे थे। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं शिरा की, क्लियर, तो शिराओं में रक्त अंगों से हृदय की ओर, यानी शिराएं क्या कर रही हैं, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को ला रही हैं, कहां पे, हृदय में, ताकि वो शुद्ध हो सके। पहला अंतर बिल्कुल क्लियर है, यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल अच्छे से आगे आ जाइए। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण कैसे दिखती है, लाल। हमें पता है धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध, जिसकी वजह से वो कैसे दिख रही है भाई, लाल दिख रही है। क्योंकि आपका जो लाल क्यों दिख रहा है भाई, वहां पे एक तो देखो आपकी आरबीसी जो होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से वो लाल दिख रही है। क्लियर? और शुद्ध रक्त कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला होता है हमारा। जबकि शिराओं के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। तो क्या होता है वहां पे, शिराओं में आपका क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, जिसके कारण वो हमें नीली दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पता है हमें। और ये भी पता है कि भाई यहाँ पे जो शिरा होती है उनमें तो अशुद्ध रक्त बहता है। प्रवाह का मतलब क्या है, बहना। आगे आओ। धमनियों की भित्तियां मोटी तो होती हैं लेकिन लचीली भी होंगी। ठीक है? अगर आप अपने हाथ को देखते हो ना, तो एक तो आपको दिखती है जो आपके बिल्कुल पास में होती है स्किन के, और एक होती है थोड़ा अंदर की तरफ होती है। ठीक है? तो ये यानी कि जो धमनियां होती हैं इनकी भित्ति मोटी होगी, यानी कि इनकी दीवार मोटी होगी लेकिन लचीली होंगी ये। जबकि जो शिरा होती हैं ये होती कैसी है, लचीली तो होती है लेकिन पतली भित्ति वाली होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भाई ये कम मोटी होती हैं। क्लियर? आगे, हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से, यानी कि हृदय की धड़कन गति के कारण क्या हो रहा है, धमनियों में जो रक्त बह रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, क्या, कि धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज गति से हो रहा है, जबकि शिराओं में रक्त का प्रवाह एक समान निरंतर गति से बहता रहता है। ओके? धमनियों के अंदर की गुहा संकरी होती है जबकि इनकी गुहा चौड़ी है। आगे, धमनियां त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होती है। मैंने अभी बोला, अपने हाथ की तरफ देखो, जो पतली पतली दिखाई देती हैं आपको, वो आपको थोड़ी ब्लू कलर की, नीले रंग की दिखाई देंगी, तो ये क्या है, शिराएं। जबकि जो धमनी होती है वो तो स्किन से, त्वचा से अंदर की ओर होती हैं। वो क्या हो जाती है आपकी, भाई देखो क्या हो रही है, धमनियां तो त्वचा से दूर है अंदर की तरफ, जबकि जो नीली दिख रही है पास में वो क्या होती है, शिराएं होती हैं। ये पॉइंट अभी मैंने आपको बोला था। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में किसका भाई, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा, इसको फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? हाँ जी, सेम, उसका भी याद रखना, कभी भूल जाओ तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और बोल देती हूँ, कभी कभी हम लोगों को क्या लगता है कि भाई अरे इतना डिफिकल्ट टॉपिक, बट वो टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है। याद रखना हमेशा, चीजों को डिफिकल्ट हम लोग खुद बनाते हैं, चीजें डिफिकल्ट नहीं होती हैं। अगर कोई चीज आपको लगता है कि यार यहाँ पे ना हमें ये पॉइंट क्लियर, तो आप सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये, समझो वापस से, एक बार, दो बार, तीसरी बार वो अपने आप समझ आता है। क्लियर? कभी भी हम किसी चीज को पहली बार जब पढ़ते हैं तो होता क्या है कि हमें जल्दी समझ नहीं आती। 2 बार पढ़ोगे थोड़ा समझ आएगा, तीसरी बार और चौथी बार तो बिल्कुल ही समझ आ जाता है ना। तो ये चीज जरूर करनी है कि अगर आप एक बार क्लास में पढ़ते हो, क्लास के बाद एक बार खुद से आपको क्या करना होता है, चीजों को रिवाइज करना होता है, ताकि आपको चीजें हो जाएं बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके है? चलो, तो धमनी और शिरा हो चुका है। वापस बोल रही हूं कि 5 अंतर आपको यानी कम से कम यहाँ पे पता होने चाहिए।
अब आ जाता है दोहरा परिसंचरण। देखो परिसंचरण आपको पता लग चुका है, दोहरे का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि होता क्या है, हृदय से, ठीक है, रक्त जो होता है, क्या होता है बच्चा, हृदय से रक्त 2 बार होकर गुजरता है। कैसे कैसे, किसी को याद आया, फटाफट से बताओ, याद आया तो। हृदय से रक्त कितनी बार, 2 बार, ठीक है, होकर गुजरता है। कब कब गुजरेगा, किसका दिमाग दौड़ता है, फटाफट से बता दो। हाँ जी, कब कब, बिल्कुल, देखो एक बार क्या होता है, ठीक है, पहली बार, ये समझने के लिए पॉइंट लिख लियो। क्या है पॉइंट कि भाई सबसे पहले आपका अशुद्ध रक्त, ठीक है, कहां पर, हृदय में लाया जाता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से शिराएं क्या कर रही है, अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही हैं, कहां पर, आपके हृदय में। वहीं पर फिर बाद में क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, यानी कि दूसरी बार शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में क्या किया जाता है, हाँ जी, विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। तो हुआ क्या, अब सोचो ध्यान से कि एक बार तो जो ब्लड है, यानी कि जो रक्त है, वो शरीर के विभिन्न अंगों से, यानी कि अशुद्ध रक्त को लेकर आ रहे हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। एक बार तब आया, एक बार क्या हुआ था कि फुफ्फुस शिरा जो थी वो शुद्ध रक्त को क्या कर रही थी, फेफड़ों से ला रही थी, किसमें, बायां लिंद में, बायां लिंद से बाएं नीला, और फिर कहां गया वो, भाई वो गया शरीर के विभिन्न अंगों में। कौन लेके गया, महाधमनी। ये चीज याद है, प्लस साइन मैंने आपको बता रखा है। दायां लिंद, दोहरा परिसंचरण क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में, हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना। लिख लो, यहां पे लिख दिया मैंने कि हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना। कब कब, एक तो दाएं वाले भाग में होता है, जो कि मैंने यहां लिखा है दायां लिंद, दायां नीले, क्लियर। यहां पे अशुद्ध होता है, यहीं से तो आ रहा है भाई, शरीर के विभिन्न अंगों से, किसमें, दायां लिंद में, यहां से इसमें गया। और एक बार जब शुद्ध हो जाता है रुधिर, तो वो कहां पर आ जाता है भाई, आपके बायां लिंद में। तो 2 बार होकर गुजरा, नहीं गुजरा हृदय से, बिल्कुल गुजरा। यही आपका दोहरा परिसंचरण है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है या नहीं हुआ है, जल्दी से। चलिए, अब ये पूरे तरीके से हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर। अब देख लो इसका पॉइंट। तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। यही पॉइंट में समझाया था। अब देखो, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, क्योंकि यहां पे कौन सा रुधिर है आपका, शुद्ध रुधिर है या नहीं है, ठीक। और अशुद्ध रुधिर हमारा CO2 वाला है, ठीक। और इधर हमारा कौन सा है, शुद्ध है, यानी कि O2 वाला ऑक्सीजनित रुधिर जो है, ठीक। तो यही बोल रहे हैं कि आपका ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत उच्च ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखो, ऊर्जा की आवश्यकता पौधों को भी है, जंतुओं को भी है, लेकिन याद रखना मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। पौधा तो एक ही जगह पर रह के अपने काम कर रहा है, जबकि मनुष्य को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होती है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। क्या पॉइंट क्लियर, ये क्लियर हो गया। रक्त दाब क्या है, यानी कि रक्त जिस दबाव के साथ हमारे शरीर में बहता है, ठीक है, क्या है, रक्त दबाव। बहुत सिंपल शब्द में जो याद रखना है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका किस किस में, धमनी और शिरा में अंतर। फिर आया दोहरा परिसंचरण। ये 3 पार्ट क्लियर है। चलिए, अब आ जाता है लसीका। लसीका क्या है, तो देखो हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, नहीं बना,
बिल्कुल बना है। और कोशिकाएं किसको बना रही हैं? ऊतक को बना रही हैं, बना रही है, बिल्कुल बना रही है। अब ऊतक कोशिकाओं से तो बना है, तो जो कोशिका होती हैं उनसे कुछ भाई प्लाज्मा, प्रोटीन, ये देख रहे हो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ध्यान से देखना, जहां पे येलो कलर फिल कर रही हूँ, ये दिख रहा है बीच का खाली जगह, ये वाला, ये गोल गोल तो कोशिकाएं, ये बीच की खाली जगह दिख रही है। तो होता क्या है कि इनमें कुछ छिद्रों के द्वारा वहां से कुछ प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा निकलकर इस खाली जगह पर आता है और यहां पर बहता है। यही आपका क्या होता है? लसिका, तरल पदार्थ एक। तो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश, ये बीच का जो दिख रहा है, ये जो खाली जगह थी कोशिकाओं के बीच में, इसको बोला जाता है अंतर कोशिकीय अवकाश। आप बोल सकते हो यहां पर स्थान, ठीक है। चलिए, ये वाला जो बीच यानी कि कोशिकाओं के बीच वाला भाग दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये है हमारा जो बीच में जो खाली जगह है, ठीक है। ये जो बीच में जो खाली जगह दिख रही है, यही क्या है? अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी कि कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है। अब यहां पर तथा ऊतक तरल या लसिका का क्या करते हैं? बिल्कुल ये इसको निर्माण कर देते हैं। क्लियर है यहां पर? अब ध्यान से देखो, बिल्कुल, हाँ जी, यहां पर क्या थी कि भाई जो ये कोशिकाएं थी, यहां पे क्या हुआ कि बीच बीच में यहां पर इनके कोशिकाओं के छिद्रों के साथ यहाँ पे कुछ प्लाज्मा आ गया, कुछ प्रोटीन आ गया। अब ये यहां पर बह रहा है, यानी कि इस किसमें बह रहा है भाई? अंतर कोशिकीय अवकाश में, जो ये बीच की जो खाली जगह है इसमें बह रहा है, ठीक। यहां पर बहा अंतर कोशिकीय अवकाश या स्थान, ठीक। ये जो बह रहा है यहां पे, ये जो लिक्विड बहा यहां पे, यहाँ ये जो बह रहा है इनके बीच बीच में, यही क्या है? तरल है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? तरल ऊतक हम लोग कह देते हैं। या किसका निर्माण कर रहे हैं? लसिका का निर्माण कर रहे हैं। यह प्लाज्मा की तरह एक रंगहीन तरल पदार्थ है, यानी कि भाई किसकी तरह बात करें? प्लाज्मा की तरह एक तरल रंगहीन। रंगहीन क्या होता है? जिसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, जिसका कोई रंग नहीं होता। क्लियर? आगे आ जाइए, ठीक। इसे जिसे लसिका कहते हैं और इसे तरल ऊतक भी कहा जाता है। लसिका का बहाव शरीर में एक तरफा होता है। एक तरफा मतलब एक तरफ ही बहेगा, कहां से? नीचे से ऊपर की ओर। कहां पे बहता है? नीचे से ऊपर की ओर बहता है। और यह रक्त नलिकाओं में ना बहकर, ये रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, बल्कि इसका बहाव कहां हो रहा है? जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये जो खाली जगह है, यानी कि अंतर कोशिका अवकाश जो इनमें होता है, जहां से यह लसिका कोशिका में चला जाएगा और फिर एक तंत्र को बना देता है, लसिका तंत्र को। पॉइंट आगे है, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लाज्मा की तरह एक रंगहीन तरल ही है, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होती है भाई? अल्प मात्रा में प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन तो इसमें भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, ये बात बता दी, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाते हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। बचा हुआ तथा शुद्रांश, शुद्रांत्र कौन सा पार्ट है? छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा ही होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। यही जो डेफिनेशन दी है आपको अंतर कोशिकीय अवकाश की दी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपको सिंपल क्या याद रखना है कि भाई देखो, ये जो कोशिकाओं जो आपका क्या होता है, सिंपल से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिका ऊतक को बनाती है। तो ये कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? कुछ खाली जगह होती है। तो इन कोशिकाओं से कुछ आपका यहाँ पे प्रोटीन निकल गया, कुछ लवण, कुछ प्लाज्मा यहाँ पे बहने लगता है। कैसा है? वो तरल है, ठीक है। इसे हम लसिका, ये जो तरल था इसी को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। और लिक्विड होने की वजह से इसको तरल ऊतक भी हम लोग कह देते हैं। क्लियर है इतनी चीज अच्छे तरीके से? चलो, और ये कैसा होता है? रंगहीन होता है और याद रखना इसमें प्रोटीन कम मात्रा में होती है। अब यहां पर बात आती है कि ठीक है मैम, हमें ये पता लग गया है रुधिर क्या है,
हमें ये पता लग गया है लसीका क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या जानना है कि इन दोनों में मैम अगर डिफरेंस आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो वहीं पर आ जाता है रुधिर और लसीका में अंतर। ठीक, देखो रुधिर क्या नहीं होता है भाई, वो रंगहीन नहीं होता है। कैसा दिखता है, हमें लाल रंग का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। क्लियर? जिसकी वजह से वो कैसा दिख रहा है, लाल। जबकि लसीका जो है भाई वो रंगहीन होता है, उसके कोई रंग नहीं है, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता। अभी भी पॉइंट बताया था। सेकंड, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। ये मैंने आपको तभी बताया था जब रक्त पढ़ाया था कि ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए वो कैसा दिखता है, लाल। और प्लस वहां पे हीमोग्लोबिन है और उनकी संख्या भी ज्यादा, तो लाल ही दिखेगा। जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत बहुत ज्यादा कम। रुधिर में भाई, रुधिर हमारा 4 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। रुधिर में श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं या श्वेत रुधिर कणिकाएं आप कह सकते हो, इनकी मात्रा कम होती है, जबकि लसिका में ज्यादा होती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं भी कैसी होती हैं, रंगहीन होती है, सफेद होती है, उनका भी कोई रंग कहाँ होता है। लेकिन लसिका में याद रखिएगा श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। अपोजिट चल रहा है दूसरे के, आगे आओ। रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे यह बहुत ही आसानी से थक्का बना देता है। जबकि लसिका जो होता है यहाँ पे फाइब्रिनोजन की मात्रा कम उपस्थित होती है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी क्षमता है कि ये रुधिर का थक्का बनाने में मदद कर सकता है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, जबकि लसिका में क्या होती है, अभी पढ़ा था, अल्प मात्रा, यानी कि वहां पे कम होती है। क्लियर है? तो ये था आपका क्या, रुधिर और लसिका में अंतर। क्या ये सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से? बिल्कुल। चलिए आ जाइए OMR 1 मिनट रिवीजन। आज क्या पढ़ा है हम लोगों ने? सबसे पहले रक्तदाब। सेकंड नंबर मैंने आपको यहां पर बताया है क्या कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। आगे आ जाइए, किस किस में? धमनी और शिरा में अंतर। ठीक, नेक्स्ट यहां पर आ जाता है किस किस में? रुधिर और लसिका में अंतर। ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर, ये हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, एक बार सारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेंगे, जल्दी से आपकी एक क्विज कराते हैं। तो क्विज स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सामने, बताओ निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? धमनी की होती है, शिरा की होती है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखो, पूछ रहे हैं किसकी भित्ति मोटी होती है। क्या वो धमनी की है, क्या वो शिरा की है? और अंतर जब मैंने अभी पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया भी था। जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? फटाफट से बताओ, क्या 110 होगा, 115, 125 या फिर 120? जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? जल्दी से बताओ, फटाफट से। चलिए, हो गया टाइम खत्म। भाई पूछ रहे हैं किसकी भित्ति मोटी होती है, तो मैंने बताया था कि धमनी की भित्ति, ठीक, क्या होती है? धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है, शिरा तो पतली होती है। तो आंसर क्या है हमारा? धमनी। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट में बात करते हैं, भाई पूछा गया प्रकुंचन दाब, देखिए सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है?
बिल्कुल 120 mmHg होता है। तो 100, ठीक है, यानी कि 100 गलत, 115 गलत, 125 गलत। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो, अब यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते हैं इसमें एक बार पूरे आपके रिवीजन की तरफ। स्टार्टिंग से देखते हैं एक चीज को, ताकि आपको सब और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको रिवीजन ही कराया था कि भाई आपके पहले वाले लेक्चर में क्या की, हृदय एक बार वापस से आपके याद आ जाए, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ा था। चलो, तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ये हृदय वाला ना काफी बच्चों को बड़ा टफ लगता है। अरे मैम हृदय कैसे पढ़े, समझ नहीं आ रहा, ब्लड कहां से। शांत दिमाग से होके पढ़ना है, सब समझ आता है, ठीक है। और एक बार में चीज समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार, पांचवी बार, कुछ तो दिमाग में जाता है। बस किस पे बात आई, रक्तदाब पर। क्या है कि महाधमनी एवं उनकी क्या होती है, जो मुख्य शाखाएं होती हैं, तो महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। रक्त पर दबाव नीलों के संकुचन से उत्पन्न होता है। तो ये दाब क्या कहलाया जाएगा, प्रकुंचन दाब। कितना होता है, 120 mmHg। वहीं पर अगर निलय के शिथिलन या प्रसारण से भी दबाव उत्पन्न होता है, उसको हम बोलते हैं अनुशिथिलन दाब, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 80। और इसको हम कभी भी लिखते हैं, याद रखिएगा, अगर आप 80 को पहले लिख देते हो तो वो गलत हो जाता है। इसको हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है, यानी कि 120, ठीक है, आपका 80 इस तरीके से, और आप mmHg जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पे पॉइंट है, रक्तदाब को किससे मापते हैं, तो रक्तदाब को मापा जाता है किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से, और हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं होना है। फिर हम आगे बढ़े और धमनी और शिरा में अंतर को देखा। यहाँ पे देखा धमनियां क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर को पहुंचाती है हृदय से, और शिरा हृदय में लेकर आती है, ठीक है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण वो लाल दिखती है, जबकि शिरा नीली दिखाई देती है। धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त का। धमनियों की भित्ति मोटी होती है और लचीली, जबकि शिरा पतली और लचीली होती है। हृदय की धड़कन गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि शिराओं में एक निरंतर गति से बस बहता रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, धमनी में ये भी कह देते हैं कि भाई वो रुक रुक कर बहता है। धमनियों के अंदर की गुहा कैसी होती है, संकरी होती है, जबकि इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि धमनियां त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित होते हैं, जबकि शिराएं त्वचा के पास होती हैं। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, ठीक है। इसी धमनी को छोड़कर बाकी सभी धमनियों में शुद्ध है, और फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा को छोड़कर बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध है, सिर्फ इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ओके। फिर हम आगे बढ़े और आए दोहरा परिसंचरण क्या है। तो दोहरा परिसंचरण क्या है कि रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। एक बार तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर आता है हृदय में, ठीक है, और जब वही रुधिर शुद्ध हो जाता है तो वो वापस अंगों में भेजा जाता है, सिंपल। फिर उसके बाद आगे बढ़े और आए लसिका पे। लसिका क्या है भाई, तरल पदार्थ है जो कि कोशिकाओं के बीच के खाली जगह यानी कि अंतर कोशिकीय अवकाश में बहता है, क्लियर। ये तरल है इसलिए इसको तरल ऊतक भी कह देते हैं, और शरीर में इसका बहाव एक तरफा होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, और साथ ही साथ ये रंगहीन होता है, जिसमें क्या होती है भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें, जिसमें आरबीसी की संख्या यानी कि लसिका में आरबीसी की संख्या कम होती है, डब्ल्यूबीसी की वहां पे ज्यादा होती है, क्लियर। जाना रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर कैसा होता है भाई, ये तो रंगहीन नहीं होता, इसका रंग होता है लाल, जबकि लसिका रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। रुधिर में आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, लसिका में कम है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी कम है, तो लसिका में वो ज्यादा है। साथ ही साथ जो रुधिर होता है इसमें फाइब्रिनोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, जिससे यह बहुत ही आसानी से थक्का बना देता है। लसिका में होती तो कम है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो क्या कर दे, रुधिर का थक्का जमा दे। रुधिर में क्या मिलती है, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, जबकि किसमें, लसिका में कम होती है। इतनी चीज क्लियर। यही सब हमने आज पढ़ा है। हो गई आपके क्विज के दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं। निम्नलिखित में किसकी भित्ति मोटी होती है और सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, सिंपल। अब जानते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, उत्सर्जन को, ठीक है। उत्सर्जन स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और मानव उत्सर्जन तंत्र और पौधों में उत्सर्जन दोनों पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये भी तो जानेंगे कि उत्सर्जन होता क्या है।